गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वाइट बोर्ड पर लिखी हुई चीज़ें अस्पष्ट थी, इसीलिए इसे इस वीडियो में पहले से ही आप लोगों को दिया जा रहा है। आप इसे अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें, जिससे आपको ये लेक्चर समझने में आसानी होगी। नोट डाउन करिए और इसे ध्यान से पढ़िएगा। हम पहले ये जानना चाहते हैं कि भाई अर्थव्यवस्था अभी कहाँ पे पहुँची है। तो जो 21-22 की जो अर्थव्यवस्था है, जो वित्तीय वर्ष 21-22 में 2021-22 में, उसमें हम देखते हैं कि हमारा जो भारत का वस्तु निर्यात रहा है वो लगभग 400 अरब डॉलर रहा है। इसे भारत की एक बहुत बड़ी उपलब्धि के रूप में दर्ज किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि 2019 और 20 की तुलना में भारत ने करीब 35% ज़्यादा अचीवमेंट किया है। अब बात करते हैं कि भारत की जो निर्यात व्यवस्था है, निर्यात अर्थव्यवस्था है, निर्यात आधारित जो अर्थव्यवस्था है, वो किस पर टिकी हुई है, उसके आधार क्या रहे हैं। तो उसके आधार में हम सामान्यतः भारत कृषि उत्पादन देश है। भारत के अधिकांश जो है वो कृषि क्षेत्रों में है। तो देखते हैं प्राथमिक क्षेत्र से हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं जो हम निर्यात करके अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हैं। उसमें प्राथमिक क्षेत्र में जो चीज़ें आती हैं वह है चावल, गेहूँ, समुद्री उत्पाद, चीनी, मसाले आदि आदि। लेकिन जो हमारा दूसरा क्षेत्र है, जो सेवा क्षेत्र कह सकते हैं, या द्वितीय जो क्षेत्र है, वो इलेक्ट्रॉनिक, टेक्सटाइल, रत्न आभूषण, केमिकल दवाएं, इलेक्ट्रॉनिक जो सामान। वर्तमान समय में प्राथमिक क्षेत्र के साथ साथ ये जो द्वितीय जो क्षेत्र आ रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आज के समय में ये जो क्षेत्र है, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल, रत्न आभूषण, केमिकल दवाओं वाला, ये और भी महत्वपूर्ण है, जिसको बढ़ा करके भारत की निर्यात अर्थव्यवस्था को बहुत आगे ले जाया जा सकता है। तो इस पर भारत की जो है वो व्यापार नीति है, उसको काम करने की आवश्यकता और निरंतर प्रयास भी किए जा रहे हैं। अब बात करते हैं कि हमारी जो भारतीय अर्थव्यवस्था है, उसके निर्यात के साधन क्या क्या हैं। तो देखिए, अगर हम सामान्य तरीके से देखें तो भारतीय निर्यात अर्थव्यवस्था का एक जो तात्कालिक कारण है, वर्तमान संदर्भ में देखें तो तात्कालिक कारण ये रूस और यूक्रेन का युद्ध है। रूस और यूक्रेन युद्ध होने की वजह से भारत को इसमें अपने चीज़ों को निर्यात करने का अवसर मिला है। खासतौर से ये जो सेकेंडरी हैं चीज़ें, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल वगैरह, इस तरह की जो चीज़ें, दवाएं वगैरह। और जो दूसरा है वो है नीतिगत उपाय, जो सरकार के द्वारा किए गए प्रयास हैं, जैसे कि सरकार इसमें निरंतर कार्य कर रही है। ये जो नीतियाँ बन रही हैं उसमें से है PLI, प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव। इसके पहले आपको एक सर ने खूब अच्छे से समझा, मैं इस पर थोड़ा सा बस प्रकाश डाल रही हूँ। इसमें क्या है कि बैटरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल्स, फार्मास्यूटिकल्स, ड्रग्स, टेक्सटाइल्स, इन सबको मतलब प्रोडक्शन बढ़ाना और इस पर काम करने की बात होती है। बात ये करते हैं कि हमारा भारत जो है इतने बड़े करीब 29 राज्यों में विभक्त, 28 राज्यों में विभक्त है। इसमें हम देखते हैं कि हर एक क्षेत्र की अपनी अपनी एक अलग पहचान है, जिसके माध्यम से उस स्थानीय उत्पाद को हम न केवल भारत के अंदर बल्कि उसे विश्व स्तर तक पर भेजकर हम अपनी निर्यात अर्थव्यवस्था को और सुदृढ़ बना सकते हैं। जैसे कि निर्यात हब, उसमें क्या होता है कि भाई एक जिलों का चयन किया जाता है, उस जिले की एक प्राथमिक उत्पाद जो वहाँ का मीडियम है, जो वहाँ का केंद्रीय उत्पाद है, उसको चयन किया जाता है और उस पर फोकस किया जाता है। उससे बने हुए उत्पादों का प्रमोशन किया जाता है और उससे बने, जैसे भाई हमारे प्रतापगढ़ का हो गया आंवला, इलाहाबाद का हो गया हमारा जो है अमरूद, इस तरह से तरह तरह के। कभी कभी वो कपड़ों में भी हो सकता है, भाई पूर्वोत्तर साइड में जाते हैं जहाँ पे कपड़ों की बात होती है, हैदराबाद में जाते हैं वहाँ कुछ रुमालों की बात होती है। इस तरह से कर करके हम जो है अपने उन स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा दे करके निर्यात को बढ़ा सकते हैं और इस तरह से हमारे पास निवेश इकट्ठे होंगे। अब बात करते हैं हमारे गाँव से जो बाहर शहर की तरफ लोग जा रहे हैं, इसको भी हम अगर चाहें तो, या किया जा भी रहा है, प्रयास किया जा रहा है, तो गांव से जो शहर जाने वाली चीज़ें हैं उस वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पर भी हम गांव से शहर की निर्यात व्यवस्था को केंद्रित कर करके अपनी निर्यात अर्थव्यवस्था को और मजबूत बना सकते हैं। साथ ही साथ MSME है, स्टार्टअप है, ये जो प्रोग्राम्स चल रहे हैं, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, इनके ऊपर निरंतर कार्य कर करके हम निर्यात के साधनों को और सुदृढ़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं नई व्यापार नीति की। तो नई व्यापार की जो नीति है, जिसमें क्या जो मुख्य बात है उसमें ये है कि भाई जो हमारे जो पड़ोसी देश हैं या हम जो विश्व स्तर पर जो भी देश हैं वो क्या कार्य कर रहे हैं, उनकी क्या नीतियाँ रही हैं व्यापार को लेकर, तो उसको हम ध्यान में रख करके उसको जो है उसके ऊपर फोकस करके हम अपनी भी व्यापार नीति को और सुदृढ़ कर सकते हैं। और ये आकलन करना बहुत ही आवश्यक है कि हमारे पड़ोसी देश या विश्व स्तर पर चाइना क्या कार्य कर रहा है व्यापार को लेकर, श्रीलंका क्या काम कर रहा है, अमेरिका की किस तरह की नीति चल रही है, या हमारे पड़ोसी देशों में भूटान या
जो छोटे छोटे से लेकर बड़े, भाई वो साउथ जो सार्क कंट्रीज क्या कर रही है, बिम्स्टेक क्या कर रही है, इस तरह से कर करके हम अपने निर्यात का आकलन करके उनको और भी आगे ले जा सकते हैं। अब देखिए जो बहुत 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 इम्पोर्टेंट है, जिस पर सारी अर्थव्यवस्था भारतीय टिकी है, वो है भारतीय उत्पाद। तो सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है वो है हमारा भारतीय उत्पाद। तो भारतीय उत्पादों की जो गुणवत्ता है, पहली बात तो उन पर सुधार करने की बहुत ज़रूरत है। उनमें सुधार करना है, उनमें निरंतर एक नयापन लाना है, तो उनमें सुधार करना है। साथ ही साथ सुधार के साथ साथ उत्पादन में वृद्धि करना है। भाई अगर हम चीन से तुलना करते हैं तो हम पाते हैं कि भाई चीन के सामने भारतीय निर्यात कोई टक्कर नहीं दे पा रहा, काफ़ी पीछे चला है। तो हमें क्या करना है कि उस स्तर तक लाने की कोशिश करनी है कि चाइना जैसे कंट्री या कोई भी कंट्री जिसके लेवल में हम आकर खड़े हो सके। तो इस तरह से हमें अपनी निर्यात व्यवस्थाओं में जो उत्पाद है उस पर सुधार करना है और उत्पादन को हमें आगे ले जाना है। अब इन सब चीज़ों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है भाई, एक जो देश है वो तो चल गया कि भाई जो भौगोलिक स्थितियों में जो प्रोडक्शन हो रहा है उस पर चलता है। दूसरा क्या था, उसको क्रियान्वयन कर कौन रहा है, वो करता है भाई भारतीय जनता करती है। जनता क्या करती है, सेवकों को चुनती है, सेवक जो है हमारे नेता कहलाते हैं। तो उन नेता वही बाद में जाकर के सरकार कहलाते हैं। तो उनकी जो प्रतिबद्धताएं हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होती। वो जो कह रहे हैं उनके कथनी और करनी में जितना कम से कम अंतर होगा उतना ही बढ़िया। अगर वो ये कहते हैं कि हम फला जगह के उत्पाद को हम केंद्रीय उत्पाद के तौर पर ला रहे हैं या फला जगह के उत्पाद को हम निर्यात उत्पाद के रूप में रख रहे हैं, तो उस पर वो कितना कार्य कर रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये जो सरकार की जो प्रतिबद्धताएं हैं वो निर्यात के साधन का एक महत्वपूर्ण आधारभूत स्रोत है। ये हमारी बात रही। अब हम बात करें भाई हम निर्यात पे क्यों बात कर रहे हैं। भाई सिविल सर्विसेज की परीक्षा में अगर कुछ ऐसे प्रश्न आ जाते हैं कि निर्यात संबंधी बातें कर दी हैं, या फिर एक मन में आसानी से बात क्लिक होती है कि हम भाई निर्यात पे क्यों बात कर रहे हैं, या फिर हम भारत में किसी और देश में भाई बहुत ज़्यादा हो रहा है, भारत में कम हो रहा है, हमें क्या लेना है। लेकिन नहीं, बहुत कुछ लेना देना, इसलिए हमें जानना है कि निर्यात से हमें लाभ क्या मिल रहा है, भारत की अर्थव्यवस्था में क्या सुधार क्या हो रहा है। तो उसमें भाई सबसे पहली बात क्या होती है, विनिमय दर जो है हमारी, मुद्रास्फीति जो ब्याज दर है, उन सब का अपना एक स्तर है जो मेंटेन रहेगा। मतलब एक तरह से महंगाई में कमी होगी, ब्याज दर में कमी होगी, और जो विनिमय दर है उन सबका अपना एक संतुलन बना रहेगा। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है भाई, भारत की इतनी सारी बेरोजगारी की जो स्थिति चल रही है उसमें क्या है, इस तरह से करने से, निर्यात आधारित अर्थव्यवस्था होने से रोजगार में वृद्धि होगी, और जो फॉरेन जो हमारे पास जो कलेक्शन होता है, जो विदेशी मुद्रा भंडार होता है, उसमें भी वृद्धि होती है, जिस कारण से भाई भारत की भी अर्थव्यवस्था सुधरेगी और भारतीय लोगों को एक अवसर भी मिलेगा अपने क्रिएटिविटी करने का, नया काम करने का, और वो भारत को और आगे ले जा सकता है। तो भाई विदेशी मुद्रा भंडार होगा, विनिमय क्षेत्र में भी काम में वृद्धि होगी। इस तरह से करने से साथ ही साथ जो भारत का राजस्व संग्रह है वो वृद्धि होगी, जो किसी भी देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। उस देश के राजस्व संग्रह अच्छी खासी मात्रा में इकट्ठा हो। उसके बाद एक जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिस पर आजकल की बहुत जोरों से बात चल रही है, आत्मनिर्भर भारत। इस तरह से होने से क्या होगा कि इस तरह से जब होता है ना, भारत जब निर्यात आधारित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ाएगा कदम, तो हम देखते हैं कि भारत एक आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ता हुआ हमें कदम दिखाई पड़ेगा। अब बात करते हैं कि निर्यात संबंधी चीज़ों में भारत क्या प्रयास कर रहा है। देखें तो जो बहुत ही एक नकारात्मक है बात कि भाई चीन की तुलना में भारत की निर्यात कम है। तो उसके अपने तरह तरह के कारण है कि भाई चीन के श्रमिक कुछ मामलों में भाई ज़्यादा कार्य कर रहे हैं, ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो उन सब पे भारत को कार्य करने की ज़रूरत है। दूसरा है कि भैया भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की ज़रूरत है। जो मेड इन इंडिया प्रोग्राम है, इन सब पे और कार्य करने की ज़रूरत है। और जो बहुत महत्वपूर्ण बात जो कि मैंने यहाँ पे भी बताई कि वहाँ पे बात आती है कि निरंतर भारतीय उत्पादों में सुधार की ज़रूरत है। उनमें भारतीय जो उत्पाद है उनको विश्व स्तर पर, इस स्तर पर ले आना है कि वो वैश्विक उत्पादों से उनका एक प्रतिस्पर्धा चले, कंपटीशन चलता रहे, उस स्तर तक भारतीय उत्पाद को लाना है। भाई भारत की मोबाइल और चाइना के मोबाइल कंपेयर किया जाए, भारत की मोबाइल और जापान के मोबाइल कंपेयर किया, भारत का जो टेक्सटाइल क्षेत्र है वो जो है लंदन के टेक्सटाइल से कंपेयर किया जाए। तो इस तरह से करने से प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और लोगों को न केवल लोगों को एक खुशी का मतलब इन्वायरमेंट मिलेगा, बल्कि वो अपना एक अपना खुद का बहुत कुछ तैयार कर सकते हैं। अब बात करते हैं और उत्पादन में वृद्धि भी होगी। प्रतिस्पर्धा जो है कई बार मतलब एक जो थियरी है कि प्रतिस्पर्धा जो उत्पादन को आगे बढ़ाने का कार्य करती है, तो एक ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात आती है। अब बात करते हैं श्रमिक संबंधी जो समस्याएं आती हैं, तो भाई जनरली बात कही जाती है कि चाइना के श्रमिक ज़्यादा कार्य करते हैं, ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं, या कहीं भी थोड़ा बहुत कंपेयर करने पर आराम से चीज़ें सामने आ जाती है। तो हम बात करते हैं कि श्रमिक संबंधी समस्याओं को हम कैसे दूर करें। तो उसके लिए भारत सरकार की तरफ से योजनाएं चलाई गई, जैसा कि कौशल विकास कार्यक्रम। इससे क्या होगा भाई, इस तरह के कार्यक्रम और भी चलने चाहिए। इस तरह के कार्यक्रम चलने से फायदा क्या हो रहा है कि सबसे पहले उत्पादकता में बढ़ोतरी होगी, दूसरा
दूसरा, जो श्रमिक की जो कार्य क्षमता, जो उसकी कैपेसिटी है, जो एक सामान्य व्यक्ति जो कार्य नहीं कर रहा है, वो घर में बैठा हुआ है, सिर्फ मोबाइल चला रहा है, यूं ही बैठे हुए गपशप कर रहा है, अगर वो इस तरह के कार्यक्रमों से जुड़ता है, जो सामान्य व्यक्ति जो 12th तक पढ़ा है, जो 8th तक पढ़ा है, जो ग्रेजुएशन किया, जिसके पास रोजगार की कमी है, लेकिन इस तरह के कार्यक्रमों के माध्यम से उसके भीतर की छुपी हुई कौशल को जाना जा सकता है और उसको एक अच्छे कार्य में लगाया जा सकता है, जो कि स्वयं उसके लिए भी फायदेमंद है और साथ ही साथ राष्ट्र के निर्माण में और राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में बहुत काम आएगा। उससे क्या होगा भाई, उत्पादकता बढ़ेगी, उसकी कार्य क्षमता बढ़ेगी, राष्ट्र की कार्य क्षमता भी बढ़ेगी, साथ ही साथ प्रबंधकीय क्षमता का भी में भी वृद्धि होगी। अब बात करते हैं लॉजिस्टिक जो क्षेत्र है, लॉजिस्टिक क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर जब काम करने की जरूरत होती है तो राज्य के साथ साथ केंद्र और इसके साथ साथ निजी क्षेत्र की सहभागिता के साथ इस क्षेत्र का विकास किया जा सकता है। तो ये बातें आती है कि किस तरह से भारत प्रयास कर रहा है और उसको करने की और जरूरत है। अब बात करते हैं इन सारी चीजों से लाभ कैसे निकलेगा। लाभ ये निकलेगा कि भाई हमारा जो टारगेट है वो क्या है कि भाई कम लागत में ये सब चीजें करनी है। ज्यादा जब इस तरह से भाई हम कार्य करेंगे तो हम देखते हैं कि हमारा कम लागत में कार्य होने की संभावना रहेगी, सेवा क्षेत्र में काम करने की बहुत जरूरत है और इन सब चीजों से क्या होगा, रोजगार सृजन होगा, रोजगार में वृद्धि होगी और उत्पादन में वृद्धि होगी। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो इधर मिस हो गई, उसमें सबसे जरूरी बात है कि निर्यात में वृद्धि के ऐसे क्या कारक हैं, भाई हम निर्यात को कैसे वृद्धि करें, क्या करें कि जो है हमारा निर्यात बढ़ जाए। उसके इस आर्टिकल के थ्रू इन्होंने राइटर ने 2 कारण बताए। एक तो उसने बताया कि एक अस्थायी कारण होते हैं, एक स्थायी कारण होते हैं। जो अस्थायी कारण होते हैं वो थोड़े दिनों के लिए होते हैं, वो पूरी तरह से इसको ये नहीं कह सकते कि हमारी पूरी अर्थव्यवस्था या निर्यात अर्थव्यवस्था इसी पर टिकी हुई और सारा लाभ हमको इसी अर्थव्यवस्था से मिल रहा है, ये नहीं कहा जा सकता। तो कहने का मतलब ये है कि जो अस्थायी अर्थव्यवस्था, अस्थायी जो निर्यात के साधन है, कारक है, उसमें आता है प्राथमिक क्षेत्र। जैसे कि चावल जब हम निर्यात करते हैं तो हमें लाभ मिलता है, मसाले, मोटा अनाज, फल हैं, सब्जियां हैं, मीट हैं, डेयरी उत्पाद हैं, समुद्री उत्पाद, ये जो है हमारे अस्थायी कारण है। इनका एक पक्ष है, ये भी अपनी भूमिका अदा करते हैं, लेकिन ये उस स्तर पर वर्तमान समय में उस स्तर पर नहीं कार्य कर पा रहे हैं जिस स्तर पर स्थायी साधन कर रहे हैं। स्थायी साधनों में क्या आता है कि प्राथमिक तो है ही है, ये नहीं कि सिर्फ विनिर्मित वस्तुएं, प्राथमिक के साथ साथ हमें विनिर्मित वस्तुओं पर कार्य करना है। विनिर्मित वस्तुओं का भारत खुद उत्पादन करता बने और उसे निर्यात करें, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक चीजें हो गई, मशीनरी हो गई, इत्यादि इत्यादि। और इन सब चीजों के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात आती है वो है कैसे होगा, वो है घरेलू विनिर्माण इकाइयों का हम डेवलपमेंट करें, उनको मजबूत करें, उनका निर्माण करें। और ये होगा स्थानीय स्तर, जिला स्थानीय स्तर से लेकर के फिर देश के स्तर पर, राष्ट्र के स्तर पर। तो ये पूरे आर्टिकल में अगर हम कोर समझें, एक एसेंस समझें जो फोकस करता है कि घरेलू विनिर्माण इकाइयों को अगर हम मजबूत करते हैं तमाम तरह के साधनों के माध्यम से, विदेशी देशों से तुलना करके, उनके विदेश नीतियों से उनके व्यापार नीतियों से तुलना करके, या जो हमारे जो कॉम्पिटिटर जो देश हैं जैसा कि चाइना है उनसे तुलना करके, तो हम देखते हैं जो निर्यात आधारित अर्थव्यवस्था है ये भारत को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के दिशा में ले जाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रयास होगा, बहुत महत्वपूर्ण कदम होगा ये। थैंक यू।